Hey, Assalamu alaikum. So we will discuss about the late intrauterine fetal death and stillbirth from the RCUG guideline, and it was updated in 2024. Okay, so let's start. What are the risk of the late intrauterine fetal death? रिस्क फैक्टर क्या है? ऐसा इसको डिवाइड किया गया है इनटू दी नॉन मॉडिफाइबल में और पोटेंशियली मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का क्या मतलब है कि जिनको हम रिड्यूस कर सकें, जिनको हम चेंज कर सकें। नॉन मॉडिफाइबल जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या आ जाते हैं नॉन मॉडिफाइबल में? नलिपैरिटी, मैटरनल एज अगर 35 से ज़्यादा हो या तो 20 से ही कम हो, ब्लैक एशियन वुमेन हो या नॉन वाइट वुमेन हो, या प्रीवियस स्टिल बर्थ हो या प्रीवियस एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम हो, या प्रीटर्म बर्थ हो, प्री एक्लेम्सा हुआ हो या FGR हुआ हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, एडवांस मैटरनल एज हो दैट इज़ मोर देन दी 41 वीक ऑफ द जेस्टेशन, ठीक है। और FGR या फिर स्मॉल जेस्टेशनल एज बेबी हो करंट प्रेगनेंसी में, लो एजुकेशनल स्टेटस हो, रिड्यूस फीटल मूवमेंट हो, थायराइड हो, थ्रोम्बोफिलिया हो, मलेरियल इन्फेक्शन हो, कोविड-19 हो, कोलिस्टेसिस हो, SLE हो या रीनल डिसीज हो। सो दीज आर दी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। और मॉडिफाइबल में फिर आपकी प्री एक्सिस्टिंग डायबिटिक आ जाती है, ओबेसिटी, स्मोकिंग मोर देन दी 10 cigarette per day, अल्कोहल यूज़, illicit drug use, going to sleep supine, living in the area of the most deprivation. So these are the risk factor for the late IUFT. अच्छा, तो आपने IUFT को डायग्नोज कैसे करना होता है? जो बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल है वो है ही अल्ट्रासोनोग्राफी। आप सेकेंडरी रिव्यू ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं, बट जो डायग्नोस्टिक मेथड है वो है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। सो यू कैन टेक द सेकेंड ओपिनियन, बट the recommended method is the ultrasound. Auscultation and the CTG is not used to diagnose the IUFT. तो आप सिर्फ CTG की बेसिस पे या आप फीटोस्कोप से आपने सुने वेट अल्ट्रासाउंड आपको नहीं आ रहा है तो आप उस बेसिस पे IUD डायग्नोज नहीं कर सकते जब तक आप अल्ट्रासाउंड नहीं करते इसका। उस पर अगर आपने कंफर्म कर लिया दैन यू कैन से दैट इज़ दी IUFT. अच्छा, women should be prepared for the possibility of the passive fetal movement. If a woman report the fetal movement after the scan to diagnose the late इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ, अ रिपीट स्कैन शुड बी ऑफर, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट डायग्नोज तो हम कर लेते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे, फिर भी पेशेंट कंप्लेन कर रही होती है कि उसे बच्चे की हरकत महसूस हो रही है, दैट इज़ द पैसिव मूवमेंट। तो इन कंडीशन में क्या करना होता है कि आप दोबारा एक अल्ट्रासाउंड करके फर्दर कंफर्म कर दें इसको, ठीक है। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे पेशेंट को बताना होता है। अगर पेशेंट किसी अपने अपने कंपेनियन के साथ नहीं आई है तो सबसे पहले यही है कि आप उसके कंपेनियन को बुला लें, आप उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर उनको बुलाएं, ठीक है। फिर प्रॉपर प्लेस हो, ठीक है, वहाँ पे आपने डिस्कशन करनी होती है और क्लियर लैंग्वेज हो, और जो जो उनके क्वेश्चन हैं उनके आपने क्लियरली उसको आंसर करना होता है। और उसके अलावा decision should be empty, support the maternal and paternal choice. decision according their choice होगा, पेरेंट्स की चॉइस पे होगा। The woman and her family should be given the written information to supplement the discussion, which should including the information about the ongoing care, contact detail and details of the name healthcare professional, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कौन सी केयर फॉलो करनी है उस वुमेन की, उसकी फैमिली मेम्बर ने भी केयर करनी है, और जो हेल्थ स्टाफ होगा, नर्स स्टाफ, डॉक्टर, सब ने पेशेंट को सपोर्ट करना है और पेशेंट की केयर करनी है ड्यूरिंग दी बर्थ के दौरान, ठीक है, लेबर के दौरान केयर प्रोवाइड करनी है। और इसके अलावा आपने पेशेंट के साथ डिस्कस करना है मोड ऑफ़ द बर्थ, पेन रिलीफ, टाइमिंग, मेमोरी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपने उसको ऑफ़र करनी है कि आप फ़ोटोग्राफ भी ले सकती हैं, ठीक है, बच्चे के। सो दीज ऑल थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड
अच्छा, लेबर और बर्थ की अगर बात करें तो जो बेस्ट मेथड है आईयूडी में वो यही है कि आप नॉर्मली ही डिलीवर करें, ठीक है। बट अगर कोई ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन है तो फिर आप सीजेरियन सेक्शन की तरफ जा सकते हैं, बट द मोड ऑफ द बर्थ शुड बी एनवीटी। ओके, तो a detailed information discussion should be undertaken with the parents of the both physical and psychological aspect of the vaginal birth versus the cesarean birth। हाँ, अपने पेशेंट के साथ डिस्कस करने हैं दोनों ऑप्शन, वजाइनल बर्थ भी और सीजेरियन बर्थ भी, ठीक है। अच्छा, वैसे लेट इंटरयूटेराइन फीटल डेथ इज़ अ नोट कंट्राइंडिकेशन ऑफ दी पूल बर्थ। पूल बर्थ भी कर सकती है, उसकी भी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। रिकमेंडेशन अबाउट द लेबर एंड द बर्थ शुड कंसिडर द वुमेन चॉइसेस एज वेल एज द मेडिकल कंडीशन। लेबर और बर्थ की मोड ऑफ डिलीवरी वो अकॉर्डिंग टू हम पेशेंट ही करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है या कोई प्रीवियस डिपार्टमेंट की ऐसी हिस्ट्री है तो फिर हम सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं। ओके, और अगर पेशेंट लो रिस्क है तो आपने उसको बताना है कि आप बर्थ डिले भी कर सकते हैं अप टू 48 आवर तक, ठीक है। और अगर 48 आवर से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपने फर्दर डिले नहीं करना होता, फिर आपने DIC के लिए टेस्ट ज़रूर करने होते हैं, ठीक है। फिर आप ट्वाइस वीकली कोगुलेशन प्रोफाइल करते हैं टू डिटेक्ट द DIC। If a woman return home before the labor, this should be given 24-hour contact number for the information and supportive. This should including the signs and symptoms and aware of the that should promptly action and return to the hospital। और अगर कोई पेशेंट हमारे पास आई और हमने डायग्नोज किया आईओडी, ठीक है, अब वो घर जाना चाह रही है तो हम उसे 24 घंटे के लिए भेज सकते हैं, बट उसके दौरान भी हमने उसको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है और उसको सारी साइन बतानी है, ठीक है। डेंजर साइन बतानी है कि इन कंडीशन में आपने अर्जेंटली रिपोर्ट करना है। वुमेन contemplating prolonged expectant management should be advised that the diagnostic value of the postmortem may be reduced and the appearance of the may deteriorate, ठीक है। अगर कोई पेशेंट एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ले रही है ना, मतलब देखें, अगर हम पेशेंट को इंड्यूस करेंगे तो हमें जो बेबी मिलेगा वो इतना मैसेरेटेड नहीं होगा, ओल्ड आईओडी नहीं होगा, तो हमें पोस्ट मॉर्टम में फाइंडिंग्स अच्छी मिलेंगी तो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि काज हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट जितना हम डिले करेंगे तो हम काज तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये हमने पेशेंट को बताना है। जो प्रोलॉन्ग एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ले रही हैं तो उनको हमने ये बताना है कि फिर हम जो पोस्टमार्टम पे काज को रूल आउट करते हैं उसके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे अगर हम प्रोलॉन्ग करेंगे ज़्यादा तो, ठीक है। हाउ शुड द लेबर बी इंड्यूस फॉर अ वुमेन विद एन अनस्कार्ड यूट्रस, ठीक है। अगर पेशेंट के प्रीवियस नॉर्मल हैं या प्राइमी है तो उनमें फिर हम कैसे इंड्यूस करेंगे लेबर को। बेस्ट मेथड यही है। देखिए, इसमें 3 मेथड आ जाते हैं, या तो फिर आप एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करें, या तो फिर आप मेडिकल दें, या आप सिजेरियन सेक्शन करें, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि आप इंड्यूस करके जल्दी उसको डिलीवर करें ताकि हम पोस्टमार्टम पे काज को रूल आउट कर सकें, ठीक है। तो अनस्कार्ड यूट्रस में हम मेफिप्रेस्टोन देंगे और मीज़ोप्रेस्टोल देंगे। A combination of the mifepristone and misoprostol should usually recommend a first-line intervention for the induction of the labor. Misoprostol can be used in the preference to the prostaglandin E2 because of the equivalent safety and efficacy with the lower cost, but at the dose is lower than the डोज करंटली इन द मार्केट, ठीक है। तो बेस्ट मेथड अगर इंडक्शन का हमसे पूछे ना कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, प्रोस्टीन है या मीज़ोप्रेस्टोल है, तो उन दोनों में से जो बेस्ट है वो है मीज़ोप्रेस्टोल है। दोनों की सेफ्टी सेम है और एफिकेसी भी सेम है। मीज़ो लो कॉस्ट है, ओके। Women should be advised the vaginal misoprostol is effective as the oral misoprostol, ठीक है, but associated with the fewer side effect। तो बेटर यही है कि हम वजाइनल रूट के थ्रू दें। हम वैसे दे तो सकते हैं, ओरल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं आईयूडी में भी, बट बेस्ट मेथड यही है कि आप वजाइनल रूट के थ्रू दें बिकॉज ऑफ दी ले साइड इफ़ेक्ट। कैसे देंगे आप? सबसे पहले आपने
200 मिलीग्राम एफिप्रोस्टोन देनी होती है। ठीक है, फिर आप वेट करते हैं 36 टू 24 टू 36 आवर तक। ठीक है, फिर उसके बाद हम मीज़ो देते हैं। अब मीज़ो का आप डोज़ देख लें आपने कैसे देनी है। 24 टू 25 वीक्स तक हमने मीज़ो का डोज रखना है 400 माइक्रोग्राम और एवरी 3 आवर्ली हमने देनी है। ठीक है, और 25 टू 28 तक हमने 200 माइक्रोग्राम मीज़ोप्रेस्टोल देनी है और एवरी 4 आवर्ली देनी है। और फ्राम 28 वीक्स ऑनवर्ड हमने 25 टू 50 माइक्रोग्राम वजाइनल मीज़ोप्रेस्टोल देनी है और 4 आवर्ली देनी है। ठीक है, और अगर हम ओरली देंगे 28 वीक्स के बाद तो हम 50 टू 100 माइक्रोग्राम देंगे। ठीक है, ओके ओके। तो आप इन्वेस्टिगेशन देख लें। इन्वेस्टिगेशन हम अकॉर्डिंग देयर मेडिकल कोमॉर्बिडिटी, अकॉर्डिंग देयर काज हमने करनी होती है हमने। ठीक है, हम बाइल साल तब पीछे जब पेशेंट में ऑप्स खोली हो, और डीआईसी का वर्कअप हम तब करेंगे जब 48 आवर हो गए हों आईयूएफटी को। तो उसके बाद हमने 48 आवर के बाद हमने डीआईसी का वर्क करना होता है। हम कैसे करेंगे, ट्वाइस वीकली करेंगे। ठीक है, फिब्रिनोजिन भेजेंगे हम, और क्लियर टेस्ट हमने उन सारे पेशेंट्स में करना है जो आरएचटी नेगेटिव हैं। और उसके अलावा अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इन्फेक्शन है कोई, तो फिर हमने ब्लड कल्चर, मेडिस्टीम यूरिन, वजाइनल और सर्वाइकल स्वाब भेजना है। और अनडाइग्नोज मैटरनल इन्फेक्शन में फिर हमने सर्वायरल स्क्रीनिंग और ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस हैं तो फिर हमने मैटरनल सेरोलॉजी करनी होती है। ठीक है, और अगर डायबिटिक है तो फिर हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है। और अनडाइग्नोज्ड मैटरनल प्री एक्सिस्टिंग डायबिटिक है या जीडीएम है तो फिर हमने डिस्चार्ज होने से पहले पहले मैटरनल HbA1c ज़रूर करना होता है ताकि हम दूसरे बच्चे में इंट्रायूटरल फीटल डेथ का रिस्क कम कर सकें। ठीक है, और मैटरनल थायराइड फंक्शन भी हमने करने होते हैं। अगर अनडाइग्नोज मैटरनल थायराइड डिजीज़ है तो डिस्चार्ज होने से पहले हमने TSH, फ्री T3, फ्री T4 भेजना होता है ज़रूर। ठीक है, मैटरनल थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग हम कब करते हैं, 6 वीक आफ्टर दी बर्थ। ठीक है, और एंटी रेड सेल एंटीबॉडीज़ हमने करनी होती है इम्यून हेमोलाइटिक डिजीज़ में। जैसे हम डायग्नोज कर रहे हैं कि फीटल हाइड्रोप्स है तो फिर उन कंडीशन में हमने एंटी रेड ब्लड सेल सीरोलॉजी ज़रूर करनी होती है। ओकल्ट मैटरनल ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अगर हाइड्रोप्स है या एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोब्लास्टोसिस है या एवी नोड कैल्सिफिकेशन है पोस्टमार्टम पे हमें मिल रही है तो फिर हमने मैटरनल एंटी रो एंड एंटीबॉडी ज़रूर करनी होती है। और वो भी हम कब करते हैं, 12 वीक आफ्टर दी बर्थ करते हैं। सॉरी, एंटी रो और एंटी लाबॉडीज़ जो हैं वो हम जैसे हमें डायग्नोज हो जाएगा ना कि हाइड्रोप्स है या कोई एंडोमायोकार्डल फाइब्रोब्लास्टोसिस है तो हमने उसी वक्त करनी होती है हमने। और मैटरनल एलो इम्यून्स और एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज़ हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में करते हैं जब इंट्राक्रैनियल हैमरेज हमें मिले पोस्टमार्टम पे। ये भी हमने उसी वक्त करनी होती है जैसे ही हमें मालूम हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके अलावा पेरेंटल बैलेंस ट्रांसलोकेशन और पेरेंटल मोसिज्म में हमने पेरेंटल ब्लड कैरोटाइपिंग करनी होती है। जब फीटल अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन हो जाए या कोई फीटल जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो फिर इनमें हमने उसी वक्त करनी होती है जैसे डायग्नोस हो। और अगर पेशेंट ड्रग्स ले रही है तो हमने मैटरनल टॉक्सिकोलॉजी करनी होती है, वो भी हम डायग्नोसिस ऑफ द फीटल डेथ के बाद ही करते हैं। उसमें मोस्टली जो हम सैंपल लेते हैं वो हम यूरिन से लेते हैं और नेल से लेते हैं और हेयर से लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने फीटल इन्फेक्शंस में फीटल और प्लेसेंटल माइक्रोबायोलॉजी करनी होती है। उसमें हम फीटल ब्लड लेते हैं, फीटल स्वाब लेते हैं और प्लेसेंटल स्वाब लेते हैं। और जो इनोप्लाइडी है, सिंगल जीन डिसऑर्डर है, इनमें फिर हमने फीटल कैरोटाइपिंग करनी होती है। आप फीटल कोड से सैंपल लेंगे, प्लेसेंटा से सैंपल लेंगे और सून आफ्टर दी बर्थ लेनी होती है अपनी सैंपलिंग। अगर पेरेंट्स विलिंग नहीं है तो फिर आपने नहीं करनी होती क्योंकि दैट इज़ द एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन व्हेन द पेरेंट्स इज़ नॉट विलिंग। तो आपने पहले
कंसेंट लेना होता है, उसके बाद ही आपने सैम्पलिंग लेनी होती है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भी आपने पेरेंट्स से कंसेंट लेना होता है, और अगर वो कंसेंट दे दे तो फिर आपने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करनी होती है। उसमें फिर आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं, माइक्रोस्कोपी, एक्सरे, प्लेसेंटल एंड द कोड, अल्ट्रासाउंड स्कैन एज वेल एज दी MRI। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या देखते हैं? आप वेट देखते हैं, लेंथ मेजरमेंट लेते हैं। FGR इज़ ए सिग्निफिकेंट एसोसिएशन फॉर दी लेट IUFT। और पेरीनेटल पैथोलॉजिस्ट और नियोनेटोलॉजिस्ट कैन एग्जामाइन फॉर द डिसमॉर्फिक फीचर्स इफ़ द पेरेंट्स डू नॉट वांट द ऑटोप्सी। सो तो आपने सिर्फ अगर वो विलिंग नहीं है ना सैम्पलिंग के लिए, तो फिर आपने पेरीनेटल पैथोलॉजिस्ट और नियोनेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है दैट एग्जामाइन दी डिसमॉर्फिक फीचर्स। और एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन यही है कि जब पेरेंट्स विलिंग ना हो तो फिर आपने नहीं परफॉर्म करनी। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ कि अगर अब ये तो हमने पढ़ा कि हम कैसे इंडक्शन ऑफ लेबर देंगे जब पेशेंट अनस्कार हो। अगर स्कार हो तो फिर भी आप मीसोप्रेस्टोल दे सकते हैं और मेफेप्रेस्टोन भी दे सकते हैं अप टू 28 वीक्स तक। उसके बाद आप नहीं दे सकते। उसके बाद यही है कि आप बिशप स्कोरिंग करेंगे। अगर 6 से कम है तो फिर आपने सर्वाइकल फुलीज देना होता है, उससे आप इंड्यूस करते हैं। और अगर 6 से ज़्यादा है तो फिर आपने ARM करना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सिजेरियन स्कार में भी यही है कि अगर प्रीवियस स्कार है तो फिर आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है, उसे इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में बताना होता है। अगर आप वीपिक कर रहे हैं तो फिर आपने केयरफुली मॉनिटरिंग करना होता है फॉर द साइन ऑफ द यूट्राइन रप्चर। ठीक है, वैसे तो हमें देखिए साइन ऑफ यूट्राइन रप्चर में सबसे जो हम अर्ली साइन हम आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज़ द फीटल ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा विजिलेंट रहना है क्योंकि यहाँ पे फीटस तो है ही नहीं, तो अपने मैटरनल साइन की बेसिस पे हमने डायग्नोज करना होता है। ठीक है, तो हमने अलर्ट रहना होता है। ऑक्सीटोसिन आप दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके कंसल्टेंट पे। और डोसेज कैसे होगी? मीसोप्रेस्टोल कैन बी यूज फॉर द वुमेन विद द प्रीवियस स्कार एंड अदर ट्रांसम्यूरल स्कार बिटवीन द 13 to 27 + 6 वीक ऑफ द जेस्टेशन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मीज़ो 27 + 6 वीक के बाद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। डोजेज सेम ही है, जैसे हम अनस्कार्ड में दे रहे थे वैसे ही हम स्कार्ड प्रेगनेंसी में देंगे। During the labor, women should be the care for the environment and provided the appropriate facility for the obstetric emergency. Maternity units should be aimed to develop a special care room who are physically well with an otherwise uncomplicated late IUFT that pay the special heed to the emotional practical needs without the compromising the safety. ठीक है। और अगर पेशेंट सेप्सिस में चली गई है तो हमने उसको इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ज़रूर देनी होती है इंक्लूडिंग द एंटीक्लेमिडियल एजेंट्स। और रूटीन एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप हर IUFT बेबी में दें। इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस नोट इन द वुमेन हु आर कोलिनाइज विद द GPS। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में प्रीवियस प्रेगनेंसी में GPS हुआ है, ठीक है, बट अब इसकी जो करंट प्रेगनेंसी है उसमें ये IUD है, तो फिर हम देखें प्रोफाइलैक्सिस क्यों देते थे इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। अगर बच्चा ही नहीं है तो फिर अगर प्रीवियस GPS है भी सही तो फिर भी हमने इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस नहीं देना। ठीक है, अगर IUFT है तो करंट प्रेगनेंसी में। बट अगर आपको साइन ऑफ सेप्सिस मिल रही है, साइंस ऑफ इन्फेक्शन मिल रहे हैं, तो फिर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी होती है। ओके ओके, तो डिस्चार्ज करने से पहले आपने पेशेंट को काउंसलिंग करना होता है। ठीक है, और उसके अलावा आप मिल्क सेपरेशन के लिए उसको कैबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टन दे सकते हैं, बट बेटर यही है कि आप कैबरगोलिन दें उसको। ठीक है, और उसको एडवाइस करना होता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी पेन, ब्लीडिंग और एनी अदर सिम्टम्स यू कैन कॉन्टैक्ट विद द हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक है, ओके, तो हमने पेशेंट को काउंसल करना होता है कि दैट 1/3% वुमेन जो फार्माकोलॉजिकल मेजर नहीं लेती
उनमें डिस्कम्फर्ट कम होता है, ठीक है। और अगर फार्माकोलॉजिकल मेथड ले रही हैं तो फिर वो हम डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, उसमें फिर कैपरगोलिन पेस्ट है, दैन दी ब्रोमोक्रिप्टन। और हमने डोपामिन एगोनिस्ट हाइपरटेंसिव पेशेंट में नहीं देने होते, तो हमने पहले मेडिकल कॉमॉर्बिडिटीज़ को देखते हुए ही हमने उसको डोपामिन एगोनिस्ट देने हैं। थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस का क्या है कि मतलब अगर करंट प्रेगनेंसी में उसे इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ हुआ है तो दैट इज़ अ नोट रिस्क फैक्टर फॉर द वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। बट अगर पेशेंट को डीआईसी डेवलप हो गया है तो फिर आप थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं, आप उसको लो मॉलिक्यूलर वेटाप्रिन दें, बट आप हेमाटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें उसके बाद, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में यही है कि जब आईयूएफटी हो जाए तो आपने पेशेंट की सबसे पहले तो आप हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, और लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर कास्ट। और उसके बाद आपने पेशेंट के पेरेंट्स को एडवाइस करना होता है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से 70% तक, बल्कि 75% तक आईयूएफटी के कास्ट डायग्नोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे यही होगा कि अगर कास्ट हमें मिल जाएगा तो हम फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ को बचा सकते हैं आईयूएफटी से, ठीक है। तो ये अपने पेशेंट को काउंसिल करना है। और जो भी हमारे पास वुमेन आएंगी जिनमें लेट आईयूएफटी हुआ आए तो उन सारी पेशेंट्स को हमने ऑफ़र करना है पोस्टमार्टम जेनेटिक टेस्टिंग एज वेल एज द प्लेसेंटल पैथोलॉजी टू आइडेंटिफाई द काज ऑफ द आईयूएफटी। रसिस नेगेटिव का यही है कि जो भी आरएचटी नेगेटिव वुमेन्स हैं उन सबको हमने एंटिटी देनी होगी, और एंटिटी के बाद भी हम फीटो मैटरनल हेमरेज के लिए टेस्ट करेंगे। आपने केलिहार टेस्ट करना होता है, शुड बी रिपीटेड एटली 48 आवर, ताकि आप श्योर हो जाएं कि फीटल रेड सेल्स क्लियर हो चुके हैं या नहीं हुए। एंटिटी आपने कब देनी है? विद इन 72 आवर्स देनी है आपने। अच्छा, ये भी है कि आप फीटल ब्लड ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू दी फ्री फीटल डीएनए के थ्रू, ठीक है। सेल फ्री फीटल डीएनए के थ्रू आप फीटल ब्लड ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, फीटल सेक्स के लिए यही है कि आपने पेशेंट को बताना है कि ये मुश्किल होता है इतने अर्ली प्री टर्म और मैसेरेटेड आईयूटी में फीटल सेक्स को आइडेंटिफाई करना। और टू एक्सपीरियंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन्वॉल्व होते हैं, मिडवाइव्स और नियोनेटोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, पैथोलॉजिस्ट। वो क्या करेंगे? एग्जामाइन करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ दी बेबीज़ बोर्न हु आर दी एक्सट्रीमली प्रीटर्म या सीवरली मैसेरेटेड विद द हाई ड्रॉप्स। तो इन केसेस में आपने मिडवाइफ, ऑब्स्टेट्रिशियन, नियोनेटोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना होता है टू डिटरमाइन द फीटल सेक्स। और अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप सेल्फ फ्री फीटल डीएनए करते हैं। ओके, तो हमने जो भी पेशेंट्स हैं जिनमें आईयूएफटी हुआ है उन सब में साइटोजेनिक एनालिसिस ज़रूर करना होता है, और उसके लिए आपने पेशेंट से रिटन इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेनी होती है। और क्योंकि आईयूएफटी में 16 to 30% बेबीज़ में साइटोजेनिक एनोमली डायग्नोज होती है, तो आपने साइटोजेनिक एनालिसिस करना है विद दी पीसीआर, कैरियोटाइपिंग और माइक्रो एनालिसिस के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आप देख लें कि पेरेंट्स शुड बी ऑफर द फुल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू हेल्प द डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफाई दी काज, ठीक है। पहले तो पेरेंट्स से आपने कंसर्न लेना होता है, फिर आप ऑफ़र करते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए, ताकि हम काज को आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, तो करेगा कौन एग्जामिनेशन? पेरीनेटल पैथोलॉजिस्ट करेगा। कंसेंट मस्ट बी गिवन फॉर एनी, अगर कोई भी आप इन्वेसिव प्रोसीजर करेंगे ना तो उससे पहले आपने कंसेंट ज़रूर लेना होता है, ठीक है। और इसके अलावा पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है, कॉर्ड की, मेम्ब्रेन की, प्लेसेंटा की, शुड ऑलवेज बी रिकमेंड। Parent who decline the full postmortem examination might be offered a limited examination sparing the certain organ, but this should be discussed with the perinatal pathologist before being offered.
तो जो पेरेंट्स डिक्लाइन कर रहे हैं कि हमने पूरी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं करनी, सिर्फ तो फिर उसके लिए आपने जो पैथोलॉजिस्ट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेगा उसके साथ आपने डिस्कस ज़रूर करना होता है। ओके, नॉन इन्वेसिव और मिनिमली इन्वेसिव और लिमिटेड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन आपने मेथड पर उसको ऑफ़र करने होते हैं। आप फिर इन केसेस में अल्ट्रासाउंड और एमआरआई ऑफ़र करते हैं जब पेरेंट्स अलाउ नहीं करते फुल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, अगर इन्वेस्टिगेशन और इमेजिंग की बात करें तो अल्ट्रासाउंड स्कैन और एमआरआई इज़ द फर्स्ट लाइन इमेजिंग इन नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन फॉर द पेरिनेटल ऑटोप्सी। ठीक है, पेरिनेटल ऑटोप्सी में फिर जो हमारी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन आ जाती है उसमें फिर अल्ट्रासाउंड और एमआरआई है। ओके, फिर आपने पेशेंट को फॉलो पे कब बुलाना है? आफ्टर दी 6 to 8 वीक आपने पेशेंट को फॉलो पे बुलाना है और आपने उसको बताना है कि चांसेस ऑफ द रिकरेंस ऑफ IUFT कितने हो सकते हैं। ठीक है, और द मोस्ट कॉमन काज जो रिकरेंस का वो यही है कि प्रीवियस लेट IUFT, और आपने उसकी काउंसलिंग करनी है। ठीक है, और स्मोकिंग सेसेशन के लिए उसको सपोर्ट करना है। और आपने उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या करना है कि अगर उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है IUFT की either associated with the placental dysfunction or in the unexplained cases, या तो हमें काज मिला ही नहीं है, 50% हमें अनएक्सप्लेंड केसेस मिलते हैं IUFT में जिसमें हमें कोई काज नहीं मिलता, या प्लेसेंटल डिस्फंक्शन की वजह से पहले IUFT हुआ है, तो इन केसेस में हमने उसकी फीटल मॉनिटरिंग करनी होती है। अब जो करंट प्रेगनेंसी में हमारे पास आएगी उसमें हम उसकी फीटल मॉनिटरिंग करेंगे एज वेल एज़ दी हमने उसकी डॉपलर स्टडी भी करनी होती है। हम कब करेंगे? फ्राम दी 26 to 28 वीक से करेंगे और एवरी 3 to 4 वीक्स तक करेंगे, क्योंकि इनमें फिर स्मॉल जेस्टेशनल एज इन्फेंट का रिस्क ज़्यादा होता है जिन वुमेंस में प्रीवियस हिस्ट्री हो IUFT की। और अगर प्रीवियस IUFT ड्यू टू द प्लेसेंटल इंसफिशेंसी की वजह से हुआ है तो फिर इनमें हमने लो डोज एस्पिरिन देनी होती है। ठीक है, अगर प्रीवियस IUFT प्लेसेंटल डिस्फंक्शन की वजह से हुआ हो या तो फिर अनएक्सप्लेन्ड केसेस हो तो इन केसेस में हमने 150 मिलीग्राम एस्पिरिन देनी होती है। अच्छा, हाँ, जो वुमेन से पहले IUFT हुआ है वो अनएक्सप्लेन्ड लेट IUFT था। ठीक है, बट हमें या तो अनएक्सप्लेन्ड लेट IUFT हुआ हो या तो फिर साइंस मिले, प्लेसेंटल फाइंडिंग्स मिले या मैक्रोसोमिया मिले, तो फिर इन कंडीशन में हमने GTM की स्क्रीनिंग करनी होती है। ठीक है, प्लेसेंटल फाइंडिंग्स में हम क्या देखेंगे कि डिलेड विलस मैच्योरिटी या फीटल वेस्कुलर मेल परफ्यूशन शुड बी रिकमेंड टू बी द स्क्रीनिंग फॉर द GTM। तो या तो अनएक्सप्लेन्ड हो या तो फिर साइंस ऑफ मैक्रोसोमिया हो या प्लेसेंटल फाइंडिंग्स हो, तो इन केसेस में हमने GTM की स्क्रीनिंग करनी होती है उनके करंट प्रेगनेंसी में। ओके, ओके, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का कोई रोल नहीं है कि अगर प्रीवियस से IUFT है तो आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ऐसा कुछ नहीं है। आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन तब देनी है अगर कोई मेडिकल कंसिड्रेशन है, थ्रोम्बोफिलिया है या एप्ला है तो फिर आपने देनी है, अदरवाइज़ आप ड्यू टू द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द लेट IUFT की बेसिस पे आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन नहीं देंगे। आपने इमोशनली पेशेंट को सपोर्ट करना है, और अगर प्रीवियस हिस्ट्री है सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में फिर आपने इंडक्शन ऑफ लेबर देनी है 39 वीक ऑफ द जेस्टेशन पे। ओके, जो भी स्टिल बर्थ है वो आपने कहाँ पे रिपोर्ट करने हैं?
मेब्रस यूके में, नेशनल मैटरनिटी में, पेरीनेटल ऑडिट, MRT डेटाबेस, मैटरनिटी एंड दी न्यूबॉर्न सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्री करनी होती है इनकी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मैसरेटेड टाइमिंग देख लें, 0 to 6 आवर तक टटल चेंजेस होते हैं, फिर 6 आवर से 1 डेज़ तक स्किन पीलिंग होती है पेरीफ्रीज की, 1 to 2 डेज़ में फिर स्किन पीलिंग जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और हमें बुलाए मिलते हैं, ब्लिस्टर्स मिलते हैं एपिडर्मिस पे, और सेकंड और थर्ड डे पे हेमोलाइटिक चेंजेस मिलती हैं कोड में। 4 to 7th डे तक हमें फिर स्कल बोन स्टार्टिंग टू द बिकम मोर सेपरेटेड और मैंडिबल बिल्कुल मोबाइल हो जाता है। 7th डे पे हमें ब्राउन डिस्कलरेशन मिलती है और 10 to 12 डे पे हमें इंक्रीज लूज ऑफ द फ्लूइड एवेंचुअली आफ्टर मैनी वीक्स, और हमें पेप्रिशियस पे भी मिलता है एट दी 10 to 12 डेज़ पे। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। ये आप थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें कि स्टिल बर्थ हम तब कहेंगे जब बेबी बोर्न हो आफ्टर दी 24 वीक ऑफ द जेस्टेशन विद दी नो साइन ऑफ दी लाइफ। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे स्टिल बर्थ। और अगर इन यूट्रो ही हमें डेड मिले बेबी आफ्टर दी 24 वीक ऑफ द जेस्टेशन, तो उसे हम कहेंगे लेट इंटरयूटेराइन फीटल डेथ। पेटिसाइड मतलब मिसकैरेज या किलिंग ऑफ द फीटस। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। कि अब इसकी समरी पॉइंट्स करते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, स्टिल बर्थ हम कब कहेंगे? जब आफ्टर दी 24 वीक ऑफ दी जेस्टेशन हमें कोई साइन ऑफ दी बर्थ ना मिले। ठीक है, लेट IUFT हम तब कहेंगे जब यूट्रस में ही डेथ हो जाए बच्चे की आफ्टर दी 24 वीक ऑफ दी जेस्टेशन। इंसीडेंस इनका कितना है? 1 in 250 है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में मैटरनल एज आ जाती है, नलीपैरिटी, प्रीवियस स्टिल बर्थ, एथेनिसिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, FGR और प्री एक्लेम्पशिया। और मॉडिफाइबल में ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्लीप, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, प्री एक्सिस्टिंग हाइपरटेंशन। अच्छा, डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? लेट IUFT को हमने डायग्नोज करना है थ्रू दी गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड, दैट इज़ दी अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी हम कर सकते हैं अगर ओबेसिटी या ओलिगोहाइड्रोमिनोज रही है। डिफ़िकल्ट केसेस में हम करेंगे। ठीक है, CTG और ऑस्कल्टेशन की बेसिस पे हमने IUFT को डायग्नोज नहीं करना होता। अच्छा, जैसे ही डायग्नोज हो जाए तो फिर आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है पेशेंट के साथ? हमने उसके सपोर्टिव ग्रुप, पार्टनर और फैमिली को बुलाना है और प्राइवेट रूम में बिठाना है, क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी है और उसके जो जो क्वेश्चन है उसके क्लियरली आंसर करने हैं। मैनेजमेंट ऑफ द IUFT, काउंसलिंग, डिस्कस मोड एंड टाइमिंग ऑफ द बर्थ, risk and emotional support. Induction of the labor, it is the recommended method for the delivery of the IUFT. तो बेस्ट मेथड यही है कि आप इंडक्शन ऑफ लेबर दें और उसमें फिर आप एफिप्रिस्टोन देंगे, उसके बाद मीज़ोप्रिस्टोल देंगे। ठीक है, और इस कार्ड में भी आप एफिप्रिस्टोल, मीज़ोप्रिस्टोल दे सकते हैं अप टू 13 वीक से लेकर 28 वीक्स तक। मोड ऑफ बर्थ क्या है? वजाइनल बर्थ है। सिजेरियन सेक्शन आप करेंगे अगर कोई कंट्राइंडिकेशन है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की, या मैटरनल रिक्वेस्ट है, या मेडिकल कंडीशन है कोई, या मैटरनल डिस्ट्रेस है। पूल बर्थ भी आप कर सकते हैं, इसकी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अच्छा, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट आपने 48 आवर तक करनी है, उसके बाद नहीं करनी, क्योंकि फिर DIC का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। और जो पेशेंट जिनमें सेप्सिस का रिस्क ज़्यादा है, प्री एक्लेम्पशिया या अब्रप्शन या रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का है, तो उनमें फिर आपने अर्जेंट डिलीवरी करनी होती है। ठीक है, और सपोर्टिव केयर पेशेंट को ज़रूर प्राइवेट प्रोवाइड करनी होती है। आपने मिडवाइफरी केयर और ऑब्स्टेट्रिक सपोर्ट देनी होती है कंटिन्यूस। इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू दियर कोमार्बिडिटीज़ हमने करनी होती है। CPC तो हम करेंगे, और अगर आफ्टर 48 आवर के बाद हम कोगुलेशन प्रोफाइल करेंगे। LFT, पाइल असिस्ट कोलिसिस में करेंगे। अगर इन्फेक्शंस हैं तो फिर हमने ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर भेजना है। डायबिटिक स्क्रीनिंग हम करेंगे अगर अनएक्सप्लेन्ड इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ है, तो फिर उनमें हमने सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में करनी होती है। और
या इसमें प्री एक्सिस्टिंग डायबिटिक हो पेशेंट को, तो फिर हमने HbA1c और रैंडम ब्लड ग्लूकोज भी करना होता है आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ द इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। थ्रोम्बोफिलिया की भी स्क्रीनिंग हम करेंगे, ये मोस्टली हम आफ्टर दी 6 वीक ऑफ दी बर्थ हम करते हैं। ठीक है, जब हमें प्लेसेंटल और पैथोलॉजी की रिपोर्ट हमें मिल जाए। केलिहार टेस्ट हम सब में करेंगे जो भी RH-D नेगेटिव पेशेंट्स हैं। फीटल और प्लेसेंटल टेस्ट में जेनेटिक टेस्टिंग हमने सब में करनी होती है। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी हम करेंगे, प्लेसेंटल फीटल स्वाब और कॉर्ड ब्लड लेंगे। हिस्टोपैथो में हमने प्लेसेंटल और कॉर्ड एग्जामिनेशन करनी होती है। ऑटोप्सी रेफर टू द ऑल पेरेंट्स विद द रिटन कंसेंट। इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी होती है। ठीक है, पेरीनेटल सपोर्टिव ग्रुप के पास हमने पेशेंट को भेजना होता है। फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए हमने उसको काउंसिल करना होता है। हाई रिकरेंस रिस्क इन द सम कंडीशन, अगर पेशेंट में थ्रोम्बोफिलिया की हिस्ट्री है, डायबिटिक या प्लेसेंटल इंसफिशेंसी है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हमने उसको बताना होता है कि देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ द रिकरेंस। अर्ली कंसल्टेंट लेड केयर एंड द सर्विलेंस इन द फ्यूचर प्रेगनेंसी। और अगर अनएक्सप्लेंड है तो फिर आपने इंड्यूस करना होता है एट द 39 वीक ऑफ द जेस्टेशन पे। अगर आपने कंफर्म तो अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे ही करना है, बट आप सेकेंड ओपिनियन लेंगे अगर आप श्योर नहीं हैं। और इंडक्शन का मेथड यही है कि आप मिफेप्रिस्टोन और मीज़ो दें उसको। वजाइनल बर्थ प्रीफर्ड मेथड है, सी सेक्शन आप तब करेंगे जब इंडिकेटेड हो। Full investigation is crucial to determine the cause and prevent the recurrence. Psychological support is essential for grieving the parents. So that's all about it.